हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। जय ने बड़ों से सुन रखा था कि उसकी दादी को उनके आखिरी दिनों में किसी प्रेत ने अपने वश में कर लिया था। एक बरसात की रात जब दादाजी अपने रॉकिंग चेयर में बैठे खिड़की से बरसात को देख रहे थे, जय उनके पास जा पहुंचा। दादाजी, मुझे दादी की भूत वाली कहानी सुनाओ ना। नहीं बेटा, तुम डर जाओगे। दादाजी ने जय को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। तो खिड़की से बाहर देखते हुए पुरानी यादें ताज़ा करते हुए उन्होंने बताना शुरू किया। हमारा गांव छोटा हुआ करता था। तब गांव में कम लोग ही होते थे और सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। तुम्हारी दादी बहुत अच्छी और शांत औरत थी। गांव में सब उनका सम्मान करते थे, पर एक बार वह अचानक से बहुत बीमार हो गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज कराया, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। एक रात कुछ अजीब हुआ। वो बेहोशी की हालत में कुछ बुदबुदा रही थी, पर हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उनके मुंह के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि वो एक झटके से उठकर सीधा बैठ गई। सब एकदम से चौंक गए क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई थी, पर वो शून्य में ही देख रही थी। लेकिन किसी के भी बुलाने पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। गांव वालों ने कहा, ये कोई भूत प्रेत की समस्या लगती है, और गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। उन्होंने देखकर बताया कि सच में वो किसी प्रेत बाधा से पीड़ित है और उससे मुक्ति के लिए उन्होंने कुछ पूजा भी की, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उनकी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले एक रात तुम्हारी दादी का व्यवहार काफ़ी बदल गया। वह रात में खुद उठ जाती और आराम कुर्सी पर बैठकर झूलती रहती और पूरी ताकत से चिल्लाती। उनकी आंखें खुली रहती और उनकी जीभ बाहर निकल आती थी। वह घंटों ऐसा करती जब तक कि सूरज उगने वाला नहीं हो जाता, और फिर वह वापस बिस्तर पर चली जाती। परिवार में सब लोग डर गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने पहले ऐसा कुछ कभी देखा भी नहीं था। उन्होंने फिर से तांत्रिक से सलाह ली, जिसने पुष्टि की कि उस प्रेत ने पूरी तरह से उनके शरीर पर नियंत्रण कर लिया है। उसने कहा कि उन्हें तुम्हारी दादी को प्रेत से बचाने के लिए रात भर हवन करने की ज़रूरत है। हवन के दौरान तुम्हारी दादी का व्यवहार और भी अजीब हो गया। उनका बदन ऐंठने लगा, जैसे उसमें कोई हड्डी ही ना हो। वो भयानक आवाज़ में चीखने चिल्लाने लगी, फिर बेहोश हो गई। अगली सुबह तुम्हारी दादी चल बसी। हमने सोचा उनके ठीक होने की कोई उम्मीद तो पहले से ही नहीं थी, तो चलो अच्छा हुआ कि अब उन्हें कोई दर्द नहीं है, लेकिन सब शोक में भी थे। उन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई थी, तो उनको मरने के बाद दफनाने का नियम था। उनकी अंतिम संस्कार में बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि उस रोज़ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उनको ले जाते वक्त उनकी चलने वाली लकड़ी अचानक से गायब हो गई। हर कोई उसे ढूंढ रहा था। घंटों खोजने के बाद आखिरकार वो मेरे बिस्तर के नीचे पाई गई। वो वहाँ कैसे पहुँची ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हर वक्त दादी के कमरे में उनके बिस्तर के पास ही रहता था। उनको दफनाने के बाद सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए, लेकिन सबको ऐसा ही लग रहा था कि तुम्हारी दादी की आत्मा अभी भी उनके आसपास घूम रही है। उस रात मैं और तुम्हारे पिताजी मेरे कमरे में ही सो रहे थे और हम दोनों ने बिस्तर के नीचे से अजीब सी बुदबुदाहट की आवाज़ें सुनी। तुम्हारी दादी की मृत्यु के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। गांव के पालतू जानवर
गायब होने लगे थे। अपने लापता जानवरों की खोज करते हुए जब वे तुम्हारी दादी की कब्र पर पहुंचे तो उन्हें एक चौंकाने वाले सच का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी लाश खोद कर निकाल ली हो और उसे ले गया हो। कोई नहीं जानता था कि ऐसा कौन कर सकता है और क्यों। ये एक दिल दहला देने वाला ख्याल था कि कोई उनकी लाश चुरा सकता है। एक रात जब बच्चे अंधेरे में खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने एक बूढ़ी दादी को वही कपड़े पहने देखा जो तुम्हारी दादी ने मरने के समय पहने थे और एक जिंदा मुर्गी को खा रही थी। उनका मुंह खून से सना हुआ था। बच्चे इतने डर गए कि वे तेजी से अपने घर को भागे और घर पर सबको सब कुछ बताया। तो सारे गांव वाले पहले तो डर गए, फिर सबने सोचा कि ये आगे चलकर उनके छोटे बच्चों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए आज ही सबको मिलकर इसका अंत करना होगा। सब टॉर्च, मशाल और लाठियां लेकर निकल पड़े। कब्रिस्तान के पास पुराने कुएं के पास से अजीब सी हड्डियां चबाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ हिम्मत करके गांव वाले और मैं टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे उस ओर बढ़े। सबकी सांसें अटकी हुई थी और दिल ज़ोरों से धड़क रहे थे। जैसे ही हम कुएं के करीब पहुँचे, टॉर्च की रोशनी में जो देखा उसने सबकी रूह कँपा दी। वहाँ एक काली भयानक आकृति बैठी हुई थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। वह कोई और नहीं, तुम्हारी दादी की लाश थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह एक जिंदा मुर्गी को नोच नोच कर खा रही थी जिसकी चीखें अब बंद हो चुकी थी। गांव वालों के मुंह से चीखें निकल गई। कुछ तो डर के मारे वहीं गिर गए जबकि कुछ उल्टे पैर भागने लगे। उसकी आंखों में अब वो इंसानियत नहीं थी बल्कि एक जंगली पाशविक चमक थी। उसने अचानक अपनी गर्दन उठाई और खूनी नज़रों से हमारी ओर देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह मुस्कुराई हो, एक भयानक और ठंडी मुस्कान। फिर वो खड़ी हो गई। उसकी चाल एक अजीब सी अकड़न ली हुई थी, जैसे हड्डियां चरमरा रही हो। उसने एक धीमी खुरदुरी आवाज़ में फुसफुसाया जो हवा में गूंज गई। तुमने सोचा था मुझे दफना दोगे? मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं भूखी हूँ, बहुत भूखी। उसके फुसफुसाते ही कब्रिस्तान की कब्रों से कुछ और साये भी उठने लगे। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और मौत की बदबू फैल गई। तुम्हारी दादी अब अकेली नहीं थी, वह प्रेतों के झुंड से घिरी हुई थी जो उसकी तरह अंधेरे में चमकती आंखों से हम लोगों को घूर रहे थे। वो लोग हमारी तरफ बढ़ने लगे थे। हमको लगा आज हमारा आखिरी दिन है और उस मुर्गी की तरह ये लोग हमको भी नोच नोच कर खा लेंगे। तभी मैंने टॉर्च छोड़कर मशाल हाथ में लेकर उनके आगे कर दी। तो हमारी तरफ बढ़ते हुए वो खौफनाक साए वहीं पर रुक गए। तो सबने मशालें आगे कर दी और हम कुछ मशालें कब्रिस्तान में लगाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। अगले दिन आनन फानन में आसपास के सारे गांवों से बड़े पंडित और तांत्रिक लोगों को बुलाकर उनकी सलाह पर कब्रिस्तान को बंधवा कर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अपनी कहानी पूरी करके दादाजी ने पलटकर जय को देखा। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।